हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का वेट मिला के 1 ग्राम होता है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या चीज़ें चाहिए। एक हमारे को वेट के बारे में यूज़ करना है डाटा और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन सा रिलेशन यूज़ होगा। सिंपल, एक इलेक्ट्रॉन का वेट। तो हमें पता है कि वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब इसे अगर हम उल्टा करके लिखें, इसका मतलब हुआ कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और किलो मीन्स 10⁻³ ग्राम्स। ये मिला के एक इलेक्ट्रॉन का वेट है। तो इतने ग्राम्स अगर एक इलेक्ट्रॉन में हैं तो 1 ग्राम कितने में होगा। 1 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻28 दैट विल बी 1.098 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स। कि इतने इलेक्ट्रॉन्स का वेट मिला के 1 ग्राम होगा। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का वेट हमें पता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का वेट कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन का वेट मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये आंसर आएगा ग्राम्स में, या अगर 10⁻³ नहीं लिखता हूँ यहाँ पर मैं, तो इसको हम किलो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आंसर किलोग्राम में भी ले सकते हैं और ग्राम्स में भी ले सकते हैं। तो आंसर आपका अगर किलोग्राम में हम निकालते हैं तो आएगा वो 5.48 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम्स। ओके, तो इसको हम एज अ किलोग्राम ही यूज़ करते हैं। तो ये हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 मोल दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 दैट विल बी 96,500 कूलम्स। अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है 96,500, 96,500 कूलम। तो आपको याद रखना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज मिला के 96,500 कूलम होता है। एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज 1 फैराडे। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज 1 फैराडे ऑफ चार्ज। ये आप आगे की चैप्टर्स में यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट कि 1 फैराडे चार्ज कितना है। तो जहाँ पर हम चार्ज को एक बड़ी वैल्यू में यूज़ कर रहे हैं, तो हर बार आप कूलम्स में नहीं लेंगे, हम एक बड़ी वैल्यू 96,500 कूलम्स को 1 फैराडे लेके सॉल्व करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होगा। ओके, तो इसको याद रखिए। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला हमें पता है, मीथेन इज CH4। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ होंगे, कार्बन में होंगे और हाइड्रोजन में होंगे। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन्स, देखिए कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 में कितने होंगे 4। तो टोटल एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास 10। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 10 हैं तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे। ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाय 10। तो आंसर आएगा 6.023 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, फाइंड द टोटल नंबर, कितने हैं न्यूट्रॉन्स और उनका टोटल मास कितना है इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। तो हमें दिया गया है कार्बन 14, इसका मतलब हुआ 14 इज़ द मास नंबर और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6।
तो इसका मतलब हुआ प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास 6, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही होंगे क्योंकि न्यूट्रल होगा एटम 6। तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं, देखिए जो 14 है, 14 इज़ बेसिकली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू। तो प्रोटॉन अगर 6 हैं तो 6 में कितना ऐड करेंगे हम, 14 आएगा 8। तो हमारे को पता लग गया कि एक एटम ऑफ कार्बन का कितने न्यूट्रॉन्स कंटेन करता है, 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि 7 मिलीग्राम में कितने होंगे। अब उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 7 मिलीग्राम में एटम्स कितने हैं। अगर एक कार्बन में 8 हैं तो 10 कार्बन में कितने होंगे, 80 होंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने कार्बन एटम्स हैं हमारे पास, उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें ये निकालना है कि 7 मिलीग्राम में कितने कार्बन के एटम्स हैं। ठीक है, तो देखिए 1 मोल कार्बन एटम्स का मतलब हुआ एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और इनका वेट कितना होता है, 1 मोल कार्बन एटम्स का वेट कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 12, राइट। ये पढ़ा हमने नॉर्मली, बट पॉइंट ये यहाँ हमें C14 दिया गया है, C12 नहीं दिया गया। इट इज़ नॉट 12C6, इट इज़ 14C6। तो यहाँ पर जो 1 मोल कार्बन है उसका वेट होगा 14 ग्राम्स। ठीक है, तो हमें इतना पता लग गया कि 14 ग्राम में 1 मोल कार्बन एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब हुआ 14 ग्राम 1 मोल C14 एटम्स, और अगर एक कार्बन में 8 हैं तो 1 मोल में कितने होंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन्स। तो 14 ग्राम में इतने थे तो 1 ग्राम में कितने होंगे हमारे पास, 8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 14, और 7 मिलीग्राम में कितने होंगे, मिली मीन्स 10⁻³ तो इतने ग्राम में कितने होंगे, 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 14 इंटू 7 इंटू 10⁻³ दैट विल कम आउट टू बी 2.4 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एटम में 8 न्यूट्रॉन्स हैं, और 14 ग्राम मतलब 1 मोल एटम्स में 8 गुना एवोगाड्रो नंबर होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 14 ग्राम में अगर टोटल इतने हैं तो 1 ग्राम में कितने होंगे, और उसके अकॉर्डिंग 7 मिलीग्राम में कितने होंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ओके सॉरी द बी पॉइंट, कि हमने टोटल नंबर तो निकाल दिया, अब टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि एक न्यूट्रॉन का मास हमें पता है। ठीक है, तो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज 1.67493 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो मास ऑफ 2.4 इंटू 21 न्यूट्रॉन्स कितना होगा, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। ओके, तो आंसर आएगा 4.03 इंटू 10⁻6 किलोग्राम। ठीक है, तो मास भी हमने निकाल दिया। नाउ थर्ड पॉइंट, फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया एट STP। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम STP की। STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखिए हमारे पास है अमोनिया और उसके दिए गए हैं हमारे को 34 मिलीग्राम्स। तो 34 मिलीग्राम्स में कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होंगे, इसका हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहले देखिए, एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होंगे, नाइट्रोजन के मिलाएंगे और हाइड्रोजन के। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7,
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में 1 है, तो 3 हाइड्रोजन में 3 होंगे। तो एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स हैं। तो सेम आपको इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे हमने न्यूट्रॉन्स के लिए सॉल्व किया, ठीक है, कि 10 प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल में है। अब एक मोल का वेट कितना होगा? 1 मोल NH3 का वेट कितना होगा? नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक वेट कितना है? 14, हाइड्रोजन का 1 है, तो 1 मोल का हो गया 17 ग्राम्स। तो 17 ग्राम का मतलब हुआ 1 मोल। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 10 हैं तो एक मोल में कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल में है 10, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? इंटू 10। तो ये आगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने ग्राम में? 17 ग्राम में। तो 17 ग्राम में अगर इतने हैं तो 1 ग्राम में कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर इंटू 10 डिवाइड बाय 17, तो 34 मिलीग्राम में कितने होंगे? मिली का मतलब 10⁻³ ग्राम्स। तो इसमें होंगे एवोगाड्रो नंबर इंटू 10 डिवाइड बाय 17 इंटू 34 इंटू 10⁻³ और द आंसर विल बी 1.2046 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन्स। अब एक प्रोटॉन का मास हमें पता है, ठीक है। एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27। ओके, सो एक्चुअली वी आर रनिंग आउट ऑफ स्पेस। सो 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67493 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो एक प्रोटॉन का वेट हमें पता है, तो इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का वेट कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1.2046 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन्स का वेट जो आएगा कैलकुलेट करके, दैट विल बी 2.0176 इंटू 10⁻5 किलोग्राम्स। ओके, सो दोनों पार्ट जो थे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के वो ऑलमोस्ट बराबर हैं। अब पूछा गया कि विल द आंसर चेंज इफ़ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड। मतलब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। मतलब यहाँ टेम्परेचर की बात की जाए तो ये 273 केल्विन है और प्रेशर की बात की जाए तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो क्या ये टेम्परेचर चेंज करने से या प्रेशर चेंज करने से कुछ होगा? अब इसके लिए हमें सोचना है कि क्या किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स इस पे डिपेंड करते हैं कि बाहर कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है या कितना प्रेशर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसी भी एलिमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन में हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। आप हाइड्रोजन किसी भी टेम्परेचर पे देखो और किसी भी प्रेशर पे या किसी भी प्लैनेट पे जाके उसको ऑब्जर्व करो, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं एटम की, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, ये इस पे डिपेंड नहीं करती कि आप कितना एनवायरमेंटल कंडीशन को चेंज कर रहे हो या किस टेम्परेचर प्रेशर पे मेज़र कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सब कुछ चेंज नहीं होगा, हमारा आंसर सेम रहेगा। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। देखिए सीधी सी बात है, फर्स्ट इज 13C6। 13 क्या है हमारा? मास नंबर। 6 क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर। तो जो 13 है वो हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स और 6 जो है ये हो गया बेसिकली प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन है 6, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है 13, तो फिर न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 7, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर दिए, प्रोटॉन्स भी कैलकुलेट कर दिए। नेक्स्ट इज 1608। तो 16 का मतलब हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 16 हैं। 8 का मतलब हुआ प्रोटॉन 8 हैं, तो न्यूट्रॉन कितने बचेंगे फिर? 16 में से 8 गए 8। थर्ड इज़ 24 Mg12। सो अगेन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के हैं 24, तो यहाँ पर प्रोटॉन है 12 तो न्यूट्रॉन भी होंगे 12। सिंपल क्वेश्चन है,
ठीक है। अब अकॉर्डिंगली अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने बोलेंगे हम, कार्बन वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, क्योंकि कार्बन न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। सिमिलरली ऑक्सीजन पे भी जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम दिया गया है। मैग्नीशियम भी न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो Z हमें दिया गया है, A हमें दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए Z बेसिकली क्या होता है, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन है 17 और A का मतलब हुआ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो हैं 35। तो फिर न्यूट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे 18, तो यहाँ पर आ गया न्यूट्रॉन्स 18, 35 माइनस 17 दैट इज़ 18। अब ये पैरामीटर किस एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होता है, 17। देखिए ये बोल रहे हैं कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम, मतलब आयन की बात नहीं कर रहे हैं हम, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। तो 17 अगर न्यूट्रल में प्रोटॉन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर 17 वाला कौन सा एटम होता है, इट इज़ क्लोरीन। तो क्या आएगा ये 35Cl17, तो उसका मास नंबर 35 है और एटॉमिक नंबर 17 है। सेकंड Z इज़ 92, Z है 92, इसका मतलब प्रोटॉन्स 92 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 92 होंगे और मास नंबर है 233। तो इसको अगर आप पीरियोडिक टेबल पे देखोगे ये है बेसिकली यूरेनियम 23392। थर्ड इज़ Z इज़ 4, दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4 ही होंगे और मास नंबर जो है दैट इज़ 9। तो फोर्थ एटॉमिक नंबर मीन्स चौथा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो ये है बेरिलियम 9, बेरिलियम 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा याद होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5, येलो लाइट। तो येलो लाइट एमिट करता है एक सोडियम लैम्प जिसकी वेवलेंथ हमें दी गई है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेव नंबर। अब देखिए लैम्डा हमें दिया गया है 580 नैनोमीटर, नैनो इज़ 10⁻⁻⁹। तो लैम्डा दिया है, क्या पूछा गया, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। तो सीधा सा एक फॉर्मूला होता है कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू इज़ बेसिकली फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज़ वेवलेंथ और C की क्या होता है वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। तो C हमें पता है, लैम्डा हमें दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 580 × 10⁻⁹ मीटर। अब देखिए यहाँ पर मैंने यूनिट्स को क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं इसको नैनोमीटर में लेता तो नैनो से मीटर कट नहीं सकता डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो आप यूनिट यूज़ कर रहे हो मीटर, नीचे भी वही यूनिट होना चाहिए, तभी वो दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अगर मैं इसको नैनोमीटर लिखूं तो नैनोमीटर और मीटर को मैं कैंसिल नहीं कर सकता। तो यूनिट्स का किसी भी कैलकुलेशन में ध्यान रखें, किसी भी फॉर्मूला में हर एक वैल्यू को उसके यूनिट्स के साथ लिखें ताकि साथ के साथ आप यूनिट्स को काटते भी जाएं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5.17 × 10⁻14 पर सेकेंड और हर्ट्स, क्योंकि पर सेकेंड को हम हर्ट्स भी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी आ गई। व्हाट इज़ वेव नंबर, वेव नंबर इज़ बेसिकली 1 वेवलेंथ, दैट इज़ 1 लैम्डा। तो अगर हम 1 डिवाइड बाय 580 × 10⁻⁹ करते हैं तो लैम्डा है मीटर, तो यहाँ मीटर में लिखा हमने, तो अभी ऊपर जाएगा तो ये पर मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1.72 × 10⁻⁶ पर मीटर। दिस इज़ योर
wave number. Now the question number 6, find energy of each photons. photons की energy calculate करनी है. What is the formula? E is equal to h into nu. H is the Planck's constant, nu is the frequency. और इसको हम hc by lambda भी लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि frequency is c by lambda. तो सीधा सा फॉर्मूला है E is equal to h nu is equal to hc by lambda. तो फर्स्ट पार्ट फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो एनर्जी कितनी होगी? h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी दी गई है 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्स. हर्ट्स का मीन पर सेकेंड, तो ये सेकेंड और ये पर सेकेंड कैंसिल हो गए, तो एनर्जी किस में बची? सिर्फ जूल्स में. तो एनर्जी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.98 इंटू 10⁻18 जूल्स. सेकेंड में हमें वेवलेंथ दिया गया है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हम एच सी बाय लैम्डा फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो सेकेंड में एच हो गया 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. सी की वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय वेवलेंथ है 0.50 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर. और देखिए मीटर से मीटर कैंसिल, पर सेकंड से सेकंड कैंसिल. सो फाइनली जो एनर्जी की वैल्यू होगी 3.98 इंटू 10⁻15 जूल्स. ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. 2.7 कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड द वेव नंबर ऑफ अ लाइट वेव हुज पीरियड इज. तो पीरियड का मतलब हुआ यहाँ पर क्या दिया गया है हमें? टाइम पीरियड. तो और फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या होते हैं? पर सेकंड. यहाँ पर क्या है? सेकंड. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. तो अगर हमें टाइम पीरियड दिया हो तो हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो यहाँ से आएगी दैट विल बी 5 इंटू 10⁻9 पर सेकेंड. तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली हमने. अब वेवलेंथ और वेव नंबर, अब देखिए सेम फॉर्मूला C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. C हमें पता है, फिक्स वैल्यू है. फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली, तो लैम्डा यहाँ से निकल जाएगा. तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमारे पास आएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁹ पर सेकेंड इंटू लैम्डा. सो लैम्डा विल कम आउट टू बी 6.0 इंटू 10⁻² मीटर. एंड व्हाट इज वेव नंबर? वेव नंबर इज 1 बाय लैम्डा. इसको V बार से डिनोट करते हैं. तो दैट इज 1 अपॉन 6.0 इंटू 10⁻² मीटर, दैट इज 16.66 मीटर्स. ठीक है, सॉरी नॉट मीटर, 16.66 पर मीटर. Now question number 2.8, what is the number of photons of light with a wavelength of 4000 picometer that provide 1 joules of energy? के इस वेवलेंथ की अगर हम लाइट यूज़ करते हैं तो 1 जूल एनर्जी बनाने के लिए कितने फोटॉन्स चाहिए? अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा और डाटा ऐड करके थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए अब 1 जूल एनर्जी बनाने के लिए कितने फोटॉन्स चाहिए जो इस वेवलेंथ के हों? जब हम फॉर्मूला लिखते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, ये क्या होता है? इट इज़ द एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन. 1 फोटॉन की एनर्जी की बात कर रहे हैं हम. तो 1 फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है. ठीक है, क्योंकि ये hc बाय लैम्डा भी है फॉर्मूला. लैम्डा हमें दिया गया है, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन आएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4000. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाइको? 10⁻12 मीटर. तो मीटर से मीटर कैंसिल. ओके,
अब अगर इस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे हम तो दिस एनर्जी विल बी हाउ मच? क्या अभी कैलकुलेट करना ज़रूरी है इसको? नहीं, क्योंकि जब भी किसी कैलकुलेशन में या किसी क्वेश्चन में मल्टीपल स्टेप्स में कैलकुलेशन आ रही हो कि अभी भी आपको कैलकुलेशन करनी है, नेक्स्ट स्टेप में भी करना है, तो कैलकुलेशन को ऐसे ही छोड़ दो। उससे क्या होगा, अगर मुझे नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू को फिर से पुट करना है, अभी मैंने सॉल्व किया और कुछ यहाँ पर सपोज x वैल्यू आ गई, अब नेक्स्ट स्टेप में इस x को यूज़ करूँगा मैं, तो दोबारा से कैलकुलेट करूँगा। हो सकता है ये x वैल्यू गलत थी, मैंने यहाँ पर कोई गलती की, तो जब आप क्वेश्चन को रिवाइज़ करोगे, उसका सॉल्यूशन को रिवाइज़ करोगे, तो आप सिर्फ लास्ट स्टेप की कैलकुलेशन देखोगे, हर स्टेप की तो कैलकुलेशन बार बार चेक नहीं करोगे। उससे क्या होगा कि अगर आपने स्टार्टिंग के स्टेप में ही गलती कर दी होगी तो वो आपको पता नहीं लगेगी। इसलिए कैलकुलेशन अगर बार बार आ रही है तो उसको लास्ट पॉइंट तक कैलकुलेट मत करिए, सिर्फ एक ही बार एंड में जितनी भी लंबी इक्वेशन बने उसको एक ही बार सॉल्व करिए, ताकि अगर गलती होगी तो उसी स्टेप को दोबारा से सॉल्व करने से वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम इसको x मान लेते हैं कि एक फोटोन की एनर्जी इतनी है। ठीक है, x जूल्स। तो देखिए इसका मतलब हुआ x जूल्स कितने से मिल रहे हैं हमें? एक फोटोन से मिल रही है। तो एक जूल्स कितने से मिलेगा? 1 डिवाइड बाय x नंबर ऑफ फोटोन्स से। तो हमें करना क्या था, जस्ट इसका इन्वर्स ले लेना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने इसमें कैलकुलेट किया होगा उसका 1 अपॉन कर देना है। तो दैट इज़ 2.012 इंटू 10⁻16 फोटॉन्स। इसका मतलब हुआ इतने सारे नंबर ऑफ फोटॉन्स मिला के 1 जूल एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल दूँ। अगर एक 1 वॉट का बल्ब आपको दिया जाए, 1 वॉट का मतलब है 1 जूल पर सेकंड, कि एक ऐसा बल्ब जो हर सेकंड में 1 जूल एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, उसका मतलब होता है 1 वॉट। तो 100 वॉट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा बल्ब जो हर सेकंड में 100 जूल्स एमिट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 वॉट का बल्ब है तो वो हर सेकंड में 1 जूल एनर्जी छोड़ता है। इसका मतलब वो हर सेकंड में इतने सारे नंबर ऑफ फोटॉन्स छोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 जूल की जगह 10 जूल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वैल्यू, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस। देखिए ये क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो हमारे पास लैम्डा दिया गया है 4 × 10⁻⁻7 मीटर। वर्क फंक्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो जो वर्क फंक्शन है दैट इज एक्चुअली h न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन दिया गया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको हम लिख सकते हैं 2.13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दी गई हो, अगर उसको आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वैल्यू जूल्स में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क फंक्शन हमारे पास जूल्स में आ जाएगा। देन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन। ठीक है, कौन से फोटोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? देखिए ये हमारे पास मेटल सरफेस है, इस पे कोई वेवलेंथ गिर रही है जिससे हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो ये जो वेवलेंथ गिर रही है इसकी एनर्जी, इसके एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? hc/λ। ठीक है, तो लैम्डा आपके पास दिया गया है। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन गिर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है? hc/λ। लैम्डा हमें पता है, h हमें पता है, c वैल्यू हमें पता है, तो ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो दिस विल बी 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, गिरने वाले फोटोन की एनर्जी इतनी है। अब निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन। तो पहली बात देखिए,
इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर 20 एनर्जी चाहिए और मैं जो एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ वो 30 है, तो 30 एनर्जी का 20 पार्ट उसको निकालने में चला जाएगा और बाकी का 10 बचा उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो मैं जो एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ वो ये है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए वो ये है। तो जो सप्लाइड एनर्जी है ये ज़्यादा होनी चाहिए रिक्वायर्ड एनर्जी से, ठीक है। तो पहले तो हम ये कंपेयर करेंगे कि क्या ये वैल्यू ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है। तो जो बेसिक इक्वेशन है कि सप्लाइड एनर्जी का मतलब हुआ एच न्यू, रिक्वायर्ड जो थी वो थी एच न्यू नॉट, बाकी जो बच गई वो किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में। ओके, तो दिस इज द एनर्जी सप्लाइड, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो सप्लाइड एनर्जी की वैल्यू हमें पता है, रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू हमें पता है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट विल बी 0.972, ठीक है। तो इसको हमने क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें वर्क फंक्शन स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया था। अब इसको आप जूल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है, इसको इस वैल्यू को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी वैल्यू जूल्स में आ जाएगी, ठीक है। अब वेलोसिटी की बात करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो उसको किससे इक्वेट कर सकते हैं हम, हाफ mv² से, ठीक है। तो हाफ mv² इज इक्वल टू 0.972 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। देखिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया जूल्स में। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31, तो वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगी। तो मास हमें पता है, वेलोसिटी कैलकुलेट करने पे आएगी 5.8 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान इसमें ये रखना है कि काइनेटिक एनर्जी अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट की थी और आप हाफ mv² यूज़ करके वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में निकालना चाह रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के यूनिट्स जूल्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम SI यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी का SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड, उसके लिए एनर्जी भी अपने SI यूनिट दैट इज़ जूल्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को कन्वर्ट करेंगे जूल्स में बाय मल्टीप्लाइंग विद 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 2.10 द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। तो क्या है हमारे पास, ये है सोडियम का सरफेस, सोडियम मेटल, इस पे एक रेडिएशन गिरी और जस्ट एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। बोल रहा है जस्ट सफिशिएंट, कि जितनी चाहिए थी सिर्फ उतनी ही एनर्जी मिली। मतलब अगर इसको बाहर निकलने के लिए x एनर्जी चाहिए थी तो हमने दी कितनी, सिर्फ x, एक भी उससे ज़्यादा नहीं दी एनर्जी। तो उसका मतलब हुआ कि जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो वो जस्ट इक्वल है एनर्जी रिक्वायर्ड के। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा एनर्जी तो प्रोवाइड ही नहीं की। तो एनर्जी जो सप्लाई करते हैं दैट इज़ hc/λ, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हो गया hc/λ नॉट, लैम्डा नॉट हो जाएगा थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। ओके, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सीधा। तो इसने पूछा है कि कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, लैम्डा नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आयनाइजेशन एनर्जी, कि उसको बाहर निकालने में कितनी एनर्जी लगी, जितनी आपने सप्लाई की। तो मतलब डायरेक्टली यही वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। बट वैल्यू पूछी गई है पर मोल में, इसका ध्यान रहे। तो जब एक फोटोन मेटल पे गिरता है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हुआ 1 फोटोन इजेक्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन by giving hc/λ अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी से निकला एक इलेक्ट्रॉन।
तो अगर 1 मोल निकालने हों तो क्या होगा? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? एवोगाड्रो नंबर इनटू Hc बाय लैम्डा। तो एवोगाड्रो नंबर हमें पता है, Hc हमें पता है, लैम्डा हमें दिया गया है 242 नैनोमीटर्स। तो ये हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय 242 इंटू 10⁻9 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इन जूल्स और किलो जूल्स। देखिए जो 6.626 इंटू 10⁻34 है वो जूल में है, जूल पर सेकंड। तो जो आंसर आएगा आपका वो आएगा जूल्स में, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तब जाके आंसर निकलेगा किलो जूल्स में। तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 494 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, क्लियर है? तो याद रखें कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालता है, और इस क्वेश्चन की ट्रिक ये थी कि इन्होंने आयनाइजेशन एनर्जी के मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी पूछी है, पर एक इलेक्ट्रॉन की नहीं पूछी, इन्होंने पूछी है किलो जूल पर मोल कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की एनर्जी कितनी होगी। तो एक की एनर्जी कैलकुलेट करिए और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एवोगाड्रो नंबर से। नाउ 11th क्वेश्चन, देखिए वही बात आ गया, 25 वॉट का बल्ब आपने दे दिया इन्होंने। इट एमिट्स अ मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो हमारे पास है 25 वॉट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इट एमिट्स 25 जूल्स एनर्जी एवरी सेकेंड, मतलब हर सेकेंड ये 25 जूल एनर्जी लूज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास बल्ब है ये एनर्जी लूज़ कर रहा है, और इस एनर्जी की वेवलेंथ कितनी है? 0.57 माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻6 मीटर। तो मतलब इसकी एनर्जी निकल जाएगी Hc बाय लैम्डा से। ठीक है, तो ये Hc बाय लैम्डा जो है ये क्या है? ये है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, मतलब एक फोटोन की एनर्जी इतनी है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x जूल्स लिख सकते हैं। तो x जूल्स जो हैं दैट इज़ द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एक फोटोन में इतनी एनर्जी है, तो 1 जूल कितने फोटोन्स में होगा? 1 डिवाइड बाय x फोटोन्स में। और 25 जूल्स कितने में होगा? 1 डिवाइड बाय x इंटू 25 फोटोन्स में। ठीक है, तो सीधा पॉइंट क्या था? 25 वॉट का बल्ब हर सेकंड 25 जूल लूज़ करता है, और जो वेवलेंथ है उससे हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी। तो x जूल्स, इसको x मान लेते हैं, तो x जूल का मतलब हुआ एक फोटोन की एनर्जी, तो 1 जूल का मतलब हुआ 1 डिवाइड बाय x फोटोन्स की एनर्जी। तो 25 जूल्स के लिए कितने फोटोन चाहिए? 25 बाय x। ठीक है, तो ये जो एनर्जी वैल्यू आएगी 25 डिवाइड बाय x, और x क्या था? Hc बाय लैम्डा। तो इसको वैल्यू आप पुट करेंगे तो आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 7.16 इंटू 10⁻19 फोटोन्स हर सेकेंड जा रहे हैं कितने? बिल्कुल, बिकॉज इसका मतलब ही है कि एक सेकेंड में 25 जूल एनर्जी के लिए इतने फोटॉन्स हर सेकंड जाने चाहिए। तो दिस इज़ द रेट ऑफ एमिशन, हर सेकंड इतने फोटॉन जा रहे हैं। अब इसमें एक और ट्रिक यूज़ की जा सकती है। सपोज़ अब वो ऐड कर देते हैं कि ये जो बल्ब है ये 100% एफिशिएंट नहीं है, ये 70% एफिशिएंट है। इसका मतलब ये हुआ कि या चलिए ये 80% एफिशिएंट है। मतलब अगर मैं 100 एनर्जी सप्लाई कर रहा था, ये 80 को ही आगे लाइट की फॉर्म में दे रहा है, 20 एनर्जी ये वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो 25 वॉट को हमने 25 जूल लिखा है, ये मान के लिखा है कि 100% एफिशिएंसी है, कि सारी जो एनर्जी आई वो इसने लाइट की फॉर्म में आगे दे दी। अगर ये 80% एफिशिएंट हुआ
तो कितनी एनर्जी देगा आगे? 25 का 80%, तो वो कितना होगा? 20। तो अगर यहाँ पर एफिशिएंसी लगा दी जाए कि 80% है, तो हमें हर सेकंड 25 जूल नहीं मिल रहे, 25 का 80% मिल रहा है, दैट इज़ 20 जूल्स। तो अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चेंजेस किए जा सकते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद ज़ीरो वेलोसिटी। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर आ गया मेटल सरफेस, इसके ऊपर कोई रे पड़ रही है और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इनकी वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुई? ज़ीरो। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई ज़ीरो। मतलब जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो वो जस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड के बराबर है। और ऐसा कब हो रहा है? जब आपकी वेवलेंथ इतनी है। ये कौन सी वेवलेंथ है? जो आप सप्लाई कर रहे हो। इट मीन्स एच सी बाय लेमडा 6800 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। ये जो एच सी बाय लेमडा है, दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन क्या होता है? एच न्यू नॉट। तो क्या क्या पूछा गया है? वर्क फंक्शन पूछा है और न्यू नॉट पूछा है। तो सीधी सी बात है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपका वर्क फंक्शन है। फिर न्यू नॉट कितना हो जाएगा? एच सी डिवाइड बाय 6800 इंटू 10⁻⁻18, सॉरी नॉट -18, 10⁻⁻10 नॉट एंगस्ट्रॉम, मीटर। तो 10⁻⁻10 मीटर इंटू एच। तो यहाँ पे आपका आ गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो आंसर्स हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिस विल बी अराउंड 4.4 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड या हर्ट्स। और जो वर्क फंक्शन है दैट विल बी 2.92 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ज़ीरो वेलोसिटी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, तो जो आपने सप्लाई किया वो बस रिक्वायरमेंट के बराबर था, और जो रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2.13, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड। अभी ये बोहर मॉडल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वेवलेंथ की लाइट निकलती है अगर इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन एटम में है 4th लेवल से 2 लेवल पे आता है। तो देखिए ये आ गया n इज इक्वल टू 2, यहाँ पर कहीं होगा n इज इक्वल टू 4। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पे गिरता है एनर्जी लूज़ करता है। ठीक है, अब अगर इस लेवल की एनर्जी 20 है, मान लीजिए इस लेवल की एनर्जी 10 है, तो 20 से अगर उसको 10 पे आना है तो कितनी एनर्जी छोड़नी पड़ेगी? 10। ठीक है, तो ये जो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होता है, इतनी ही एनर्जी उसको छोड़नी पड़ती है। अगर ये 25 होता और ये 10 होता, तो 25 से 10 पे आने के लिए उसको 15 एनर्जी छोड़नी पड़ती। तो ये जो एनर्जी निकली है एच सी बाय लेमडा, ये किसके बराबर है? डेल्टा ई, एनर्जी गैप के बराबर। मतलब एनर्जी ऑफ कौन से लेवल की? 4th माइनस एनर्जी ऑफ लेवल 2। ठीक है, तो एनर्जीज के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? डेल्टा ई के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? ये एक लेवल की एनर्जी का फॉर्मूला है। तो z तो हमारा सेम हो गया क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, उसके लिए z क्या होता है? 1। तो 4th पे है, तो चलिए n4 का स्क्वायर माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z स्क्वेयर अपॉन n2 का स्क्वायर। तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 कॉमन आ जाएगा, तो फाइनली z हमारा 1 है।
तो 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, कौन से यूनिट्स हैं? जूल्स। तो सॉल्व करके वैल्यू आएगी 4.08 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, तो डेल्टा ई हमारे पास कैलकुलेट हो गया। और ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है। सपोज़ आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि जी 13.6 Z²/n², जैसा हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला भी एनर्जी का फॉर्मूला है एक्चुअली -13.6, पर जब हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। तो 13.6 Z²/n², ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, यूनिट्स। ठीक है, आप इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हो, पर प्रॉब्लम क्या होगी, आपका जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा, उसको फिर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ताकि उसको जूल में कन्वर्ट करें। तो हम डायरेक्टली वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो जूल्स में है। ये जो एनर्जी है और ये जो एनर्जी है, ये दोनों फॉर्मूलाज सेम है। ये आपको आंसर देता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ये आंसर देता है आपको जूल पर एटम में। ठीक है, तो फोर्थ की एनर्जी कितनी होगी? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² कौन सा लेवल है? 4 स्क्वायर। अब hc/λ इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करने पे आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 486 इंटू 10⁻⁹ मीटर या नैनोमीटर। 14th क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम। देखिए, आयनाइज करने का मतलब क्या होता है, मेरे पास कोई एक एटम है ए, अगर ए से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये इलेक्ट्रॉन निकाल के कहाँ गया? ये चला गया इन्फिनिटी पे, मतलब निकाल के हमने उसको बिल्कुल ही बाहर कर दिया, उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फेंक दिया है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन। तो हाइड्रोजन के एटम को आयनाइज करना है और इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n इज इक्वल टू 5, मतलब ये 5th ऑर्बिट में है, और कहाँ फेंकना है इसको? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो जो आप एक डायग्राम पढ़ते हो, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 3, फिर n इज इक्वल टू 4, इस तरह से करता 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 फाइनली यहाँ से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हमारे पास कहाँ है इलेक्ट्रॉन? हमारे पास है n इज इक्वल टू 5 पे। कहाँ फेंकना है उसको? इन्फिनिटी पे, क्योंकि उससे नीचे अगर कहीं भी रहेगा, देखिए इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर नहीं होता। इन्फिनिटी का मतलब होता है वो डिस्टेंस जिस पे हाइड्रोजन या कोई भी एटम अपना फोर्स लगाना बंद कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम आ गया। मान लीजिए इस डिस्टेंस के बाहर रखा हुआ इलेक्ट्रॉन इस एटम के इफ़ेक्ट में नहीं आता, ना तो ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, ना रिपेल कर सकता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसकी फील्ड से बाहर है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब नहीं हो गया बहुत दूर फेंकना उसको, इन्फिनिटी थोड़े से डिस्टेंस में भी आ सकता है। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? उस पॉइंट पे कोई भी फोर्स नहीं लगनी चाहिए एटम की वजह से। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर जाके फेंकना होता है जहाँ पर एटम वापस उसको खींच ना सके। ठीक है, तो 5 से अगर उसको आप 50 पे भी फेंकोगे तो 50 का मतलब है स्टिल 50वें ऑर्बिट में है, मतलब हाइड्रोजन के अपनी फील्ड में है, तो उसको हम इन्फिनिटी पे फेंकते हैं। तो जब भी आयनाइज करने की बात आए, मान लो उसको इन्फिनिटी पे फेंक रहे हैं। ठीक है, तो कितना डिफरेंस होगा? चलिए एक और इसके ऊपर हिंट देता हूँ। एनर्जी एट इन्फिनिटी कितनी होती है? 0। मतलब जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उसकी एनर्जी कितनी है? 0। अब एनर्जी ऑफ 5th ऑर्बिट कितनी है बताइए? एनर्जी ऑफ 5th ऑर्बिट यूज़ करने के लिए कौन से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? एक है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²
5 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल्स या -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल्स, कोई भी यूज़ करिए। तो चलिए हम जूल्स में बात करते हैं। तो z यहाँ पर कितना है, z1 है। तो ये जो वैल्यू है फिफ्थ एनर्जी की, ये कितनी आ जाएगी, -0.087 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। इसको कहाँ भेजना है, 0 पे। मतलब ये जो एनर्जी है, अब सपोज़ आपके पास एक वैल्यू है -5, उसमें मैं कितना ऐड करूँगा कि वो 0 हो जाए, +5। तो इस वैल्यू में मैं कितना ऐड करूँगा कि ये 0 हो जाए, इसी का प्लस वैल्यू। तो 5 से इसको 0 में भेजने के लिए मुझे इतनी ही एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, सप्लाइड, दैट इज़ अ प्लस ऑफ 0.087 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। ठीक है, तो याद रखना है क्या करना है, जब भी आयनाइज करने की बात आती है इन्फिनिटी के चक्कर में नहीं पड़ना। इन्फिनिटी की एनर्जी हमेशा 0 होती है। जिस भी स्टेट में है, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करो, साइन को पॉजिटिव करो, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, इस पे एक थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। देखिए, अब आपको कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो है सेकंड ऑर्बिट में, तो फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो भैया, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होती कितनी है, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करें, सिंपल रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होगी -13.6, Z1 होता है हाइड्रोजन के लिए, n स्क्वायर हो गया 4। तो कितनी हो जाएगी ये, -3.6 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब इतनी एनर्जी है उसकी सेकंड ऑर्बिट में, इसमें मैं क्या ऐड करूँगा कि वो 0 हो जाए, इसी की पॉजिटिव वैल्यू। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इसी का प्लस वैल्यू। तो किसी भी ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है उसका साइन प्लस कर दो, दैट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी। 2.15 व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस। कितनी लाइंस निकल रही हैं अगर हाइड्रोजन जो है 6th से ग्राउंड स्टेट पे आता है। तो ये हमारे पास 6 पे, फिर एक लेवल 5 होगा, फिर एक लेवल 4, 3, 2, ओके सॉरी, एक्चुअली ये ड्राइंग थोड़ी गलत है क्योंकि गैप्स डिफरेंट होते हैं। तो चलिए n = 6 से ये जा रहा है n = 1 पे, जो कि है हमारी ग्राउंड स्टेट, और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस n × n-1 डिवाइड बाय 2। n क्या है, हायर लेवल, दैट इज़ 6। तो 6 × 6-1 डिवाइड बाय 2, दैट इज़ 15 लाइंस। तो कितनी लाइंस गिरेंगी, 15 लाइंस आएंगी। तो ये तो हो गया बहुत सिंपल क्वेश्चन जिसमें आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। बट सपोज़ उसने पूछा है वो गिरा 6 से 2 पे, 1 पे नहीं गिरा। अब ये फॉर्मूला वैलिड है ओनली फॉर एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। अगर वो 1 पे गिरेगा तभी ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब 2 पे गिरा, 2 तो ग्राउंड स्टेट नहीं है, 2 भी एक एक्साइटेड स्टेट है और 6 उससे ऊपर की एक्साइटेड स्टेट है। तब इसके लिए भी एक और फॉर्मूला है, बट ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, देखिए 6 से कहाँ कहाँ गिर सकता है, 5 पे गिर सकता है, 4 पे, 3 पे और 2 पे, 2 से नीचे नहीं जाना है। अब जो 5 पे गिरा वो फिर कहाँ कहाँ गिरेगा आगे, 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे। अब जो 4 पे गिरा वो फर्दर 3 और 2 पे गिर सकता है, जो 3 पे है वो फिर से 2 पे गिर सकता है। तो इस तरह से इसको डिक्रीजिंग ट्रेंड में लिखते जाइए। तो कितनी लाइन्स आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ आ जाएंगी 10 लाइन्स। तो अगर 6 से 2 पे गिरेगा तो 10 लाइन्स आएंगी। अब अगर आपको 6 से 1 पे कैलकुलेट करना है तब भी कर सकते हैं। 6 से 5 4 3 2 1 आएगा, 5 से 4 3 2 1, 4 से 3 2 1, 3 से 2 and 1 और फिर 2 से 1, 15 लाइन्स आ जाएंगी। तो ये जो मेथड है ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको यूज़ करने
में ही बेनिफिट है जब भी हमें कोई टिपिकल क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी इतनी है, ये इन्होंने दिया है। व्हाट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। अब देखिए सीधा सब बात है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ई एन इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर जूल पर एटम। z की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1, क्योंकि हाइड्रोजन है। n की वैल्यू क्या दिया है 5, तो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन वैल्यू पुट करने के बाद जो फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी है दैट इज़ -8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। दूसरा पार्ट पूछा गया है कि रेडियस, और देखिए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला है n² a0। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a0, इट इज़ 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं बोहर रेडियस। क्यों, अगर n की वैल्यू 1 होती है तो क्या बचेगा, r1 क्या बचेगा a0 के बराबर। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है उसी को बोहर रेडियस बोला जाता है। तो r5 क्या होगा 5² a0 दैट इज़ 25 इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स दैट इज़ 1.322 नैनोमीटर। तो इसको a0 में भी आंसर लिख सकते हैं, बट a0 को हम एक्सपैंड कर सकते हैं एग्जैक्ट आंसर के लिए। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 2.17 कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज की बात हो रही है। तो देखो भी बाल्मर सीरीज का मतलब हुआ किसी भी हायर लेवल से गिरे, पर गिरे किस पे 2 पे। जब हायर से गिरता है 1 पे मतलब ग्राउंड स्टेट पे तो क्या आता है लाइमन। जब हायर से गिरता है 2 पे तो आता है बाल्मर। हायर से गिरता है 3 पे तो आता है पास्चन। तो बाल्मर का मतलब हुआ किसी n से गिरा है, गिरा कहाँ है 2 पे। ठीक है, तो लोअर वैल्यू हमें पता है पर हायर वैल्यू अननोन है। और फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अब देखिए जो फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू RH² 1/n1² माइनस 1/n2²। ये जो वैल्यू है ये है लोअर वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ये है हायर वैल्यू। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये n इज इक्वल टू 1 था आपका, ये n2 आया, उसके बाद गैप कम हो गया, 3 से 4 में और कम हो गया, 4 से 5 में और कम हो जाता है। इस तरह से ये चीज़ चलती जाती है, और ये आ गया, ये है इन्फिनिटी लेवल। ठीक है, तो इन्फिनिटी में अब वेव नंबर बोल रहा है ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ E इज इक्वल टू hc/λ। इसको ध्यान से समझ लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा मैक्सिमम होगा जब, तो E क्या हो जाएगा मिनिमम, क्योंकि hc क्या है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं होगी। तो लैम्डा जब आप मैक्सिमम रखोगे तो एनर्जी तो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, गिरना कहाँ है, गिरना है 2 पे, कहाँ से, कहीं ऊपर से, पर एनर्जी क्या होनी चाहिए मिनिमम। अब देखो 2 पे कहाँ से गिरोगे कि मिनिमम एनर्जी आए, 3 से गिरोगे ना। अब तुम्हें बोला जाए कि दूसरे माले पे कूदना है किसी ऊंची बिल्डिंग से, पर कूदने की जो हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए। तो दूसरे माले पे कहाँ से कूदोगे कि कम से कम हाइट हो, तीसरे से कूद सकते हो, चौथे से कूदोगे तो हाइट बढ़ जाएगी। तो अगर 2 पे जंप करना है हायर लेवल से, एनर्जी भी कम से कम रखनी है, तो यही सबसे कम एनर्जी है ना 2 और 3 के बीच की। मतलब जंप कहाँ से लगा, 3 से 2 का जंप लग रहा है। ठीक है, अब तो यहाँ सिंपल हो गया, लोअर वैल्यू क्या है, ये तो हमें दिया गया है, बाल्मर है तो ये 2 है, हायर जो है ये 3 होगी। वैल्यू पुट करो, RH क्या है रिडबर्ग कांस्टेंट, Z की वैल्यू 1 है, RH
109,678 पर सेंटीमीटर। अब अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्गेस्ट की बजाय पूछा जाता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो लैम्डा जब आपका मिनिमम हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से कहाँ होगी? 2 पे कहाँ से कूदोगे मैक्सिमम एनर्जी? सबसे हाईएस्ट पॉइंट से कूदोगे तभी होगा। हाईएस्ट पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब लैम्डा यहाँ पर मैक्सिमम है तो ये वैल्यू पुट करो, जब लैम्डा मिनिमम पूछा है तो ये वैल्यू पुट करो बाल्मर के लिए, सिंपल। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हो ना। तो जब मिनिमम एनर्जी है तो जस्ट साथ वाले लेवल्स, मैक्सिमम एनर्जी बोला है तो वो और इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी अराउंड, जो 1 अपॉन लैम्डा है, 1 अपॉन लैम्डा दैट इज़ वेव नंबर, ये आएगा 1.52 इंटू 10⁻6 पर मीटर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2.18, व्हाट इज़ द एनर्जी इन जूल्स? तो पहले इन्होंने बोल दिया कि जूल्स में एनर्जी चाहिए। रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू फिफ्थ बोहर ऑर्बिट। तो n इज इक्वल टू 1 में आपके पास इलेक्ट्रॉन था, उसको n इज इक्वल टू 5 में फेंकना है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? एनर्जी कितनी लगेगी ये पूछा है। ठीक है, फिर अब देखो जो ऊपर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में वो अनस्टेबल होगा तो फिर वो वापस भी आएगा। जब वो वापस आएगा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड? तो जब ये ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आएगा तो जो वेवलेंथ आएगी वो क्या होगी, ये भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सीधी सी। अब देखो अगर इसकी एनर्जी 10 है, इसकी एनर्जी 50 है, तो 10 से 50 पे जाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 40 एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो ये 40 क्या था? इन दोनों का डिफरेंस। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की एनर्जी चाहिए, वो कितना है? E5 माइनस E1। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी तो दी है इन्होंने, तो E5 का मतलब हुआ, देखो फिफ्थ की एनर्जी कितनी होती है? -2.18 इंटू 10⁻⁻18, जेड स्क्वेयर तो 1 स्क्वेयर हो जाएगा अपॉन 5 स्क्वेयर, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 स्क्वेयर अपॉन ग्राउंड स्टेट इज़ 1 स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा एनर्जी डिफरेंस। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.09 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। तो इतनी एनर्जी चाहिए उसको ऊपर भेजने के लिए। अब जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो वापस से ये सारी एनर्जी बाहर फेंकेगा। ठीक है, तो while returning to ground state, electron emits 2.09 into 10⁻⁻18 जूल एनर्जी, इतनी एनर्जी लूज़ करेगा। तो मतलब ये जो एनर्जी है ये किसके बराबर होगी? hc बाय लैम्डा के। तो h हमें पता है, c हमें पता है, यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी दैट विल बी 9.49 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। क्लियर? यहाँ पर इन्होंने वैल्यू अर्ग्स में दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्ग्स की बजाय हम यूज़ करते हैं जूल्स। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, ठीक है, सिंपल इन्होंने कुछ नहीं दिया है, इन्होंने सिर्फ फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पर इन्होंने Z को मेंशन नहीं किया है। तो कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है, इसको कहाँ लेके जाना है? इन्फिनिटी पे। तो ये क्या कॉन्सेप्ट हो गया? ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने आपको पहले कहा था कि किसी भी लेवल से इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन को ले जाने का मतलब है उसको
आयनाइज करना, हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कितनी एनर्जी चाहिए। तो अगर इसमें इसकी एनर्जी -x है और इन्फिनिटी पे जाके एनर्जी 0 होती है, तो -x में मैं क्या ऐड करूँगा कि वो 0 हो जाए, x। तो मतलब अभी जो उसकी एनर्जी है उसी की पॉजिटिव वैल्यू को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z² तो 1² अपॉन n²। किस लेवल पे है वो, 2 पे है, 2², ठीक है। अब यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिया क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एनर्जी सप्लाइड होती है, तो ये पॉजिटिव होगी। तो ये आ जाएगा 5.45 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, इतनी एनर्जी सप्लाई करेंगे। अगर इतनी एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी जो होगी, इसी को हम hc/λ भी तो लिख सकते हैं, 5.45 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो एनर्जी तो हमने निकाल दी। अब वो बोल रहा है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन सेंटीमीटर्स। तो आंसर आपका मीटर में आएगा, तो वापस उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है। हम लैम्डा तो निकाल देंगे, हमें कैसे पता ये लॉन्गेस्ट है ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है। अब देखिए एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। जब लैम्डा आपकी मैक्सिमम होगी तभी तो एनर्जी मिनिमम होगी, कि जो आपकी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इस काम को करने के लिए, उसमें लैम्डा तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर -x को 0 ले जाने के लिए, या सपोज़ अभी एनर्जी -5 है, इसको 0 ले जाने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी दे सकता हूँ मैं, मिनिमम तो मेरे को +5 देनी पड़ेगी ना। अगर मैं +10 दे दूँ तो ये तो 0 से भी आगे चला जाएगा, ठीक है। तो 0 से आगे की बात नहीं कर रहे हैं हमें सिर्फ 0 तक पहुंचाना है। तो हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये अपने आप में मिनिमम एनर्जी है जो उसको 0 पे पहुंचाएगी। तो जब एनर्जी मिनिमम होगी तो लैम्डा ऑटोमेटिकली मैक्सिमम होगा। तो ये लॉन्गेस्ट लिखें चाहे ना लिखें, ये जो लैम्डा है ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम ही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके यहाँ से जो आप लैम्डा कैलकुलेट करोगे, लैम्डा दैट विल बी 3647 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। अब देखो आंसर किस में निकालना है हमें, सेंटीमीटर्स में, ठीक है। सेंटीमीटर 10⁻²। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -10 को लिखते हैं -8 इंटू 10⁻², -2 को लिखते हैं सेंटी। तो इतने सेंटीमीटर, क्लियर। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। और अगर आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़ एंड डू नॉट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, बिकॉज अगर आप इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं, जेन्युइनली आपको इससे कोई हेल्प मिलती है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, तो सपोर्ट दिस इनिशिएटिव और अपने दोस्तों को बताइए। और जितना ये इनिशिएटिव हमें अच्छी फीडबैक मिलेगी आप सबसे, उतने ही हम बेटर फर्दर एफर्ट्स कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 20th। थैंक यू।